बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक स्टेटमेंट दिया शहबाज शरीफ साहब ने, वो स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये स्टेटमेंट किस नौइयत का है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं मेहनत करें तो हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। ये जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं और उन्होंने कहा कि कर्जे लेने पर मजबूर हैं, इसीलिए IMF के पास जाते हैं। मेहनत करें तो हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। और ये FBR की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और इसमें इन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने कि 24 खरब रुपए करप्शन की नज़र हो रहे हैं। 24 खरब रुपए करप्शन की नज़र हो रहे हैं, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। ख़जाने में सिर्फ जो है वो 9 अरब आ रहे हैं। करप्शन की वजह से हम कर्ज की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़े बड़े जो हैं वो जुमले बोले हैं। अब मैं ज़रा कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने कभी सुना है किसी को पुरानी फिल्मों के अंदर या नई फिल्मों के अंदर मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा? आज तक लाया कोई तोड़ के? वो जिसके साथ वादा किया जा रहा होता ना, उसको भी पता होता है तारे तूरे कोई नहीं तोड़ के ला सकता, गाड़ी सुना रहा है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सच निकल आता है। ये सियासतदान तो हर लेवल के झूठे साबित हो गए हैं। इन्होंने हमेशा आवाम को धोखा दिया है। ज़मीनी हकायक क्या है, ज़रा ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज कहाँ खड़े। लेकिन शहबाज शरीफ जिसका ये स्टेटमेंट है कि इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं अगर मेहनत करें तो ये ख़ानदान कितनी मेहनत कर रहा है और कब से मेहनत कर रहा है, ये ज़रा आप डाटा देखिए। वज़ारत आला पंजाब जो है वो इस ख़ानदान के पास 6 मरतबा आई है और इस ख़ानदान के 4 मुख्तलिफ अफराद वज़ारत आला के ऊपर, यानी एक ही ख़ानदान के अंदर से वज़ारत आला के ऊपर 4 मुख्तलिफ अफराद बराजमान रहे हैं। 6 मरतबा आई जनाब इनके पास वज़ारत आला पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, पाकिस्तान से आधे से बड़ी आबादी इसकी है, तो 6 मरतबा। वज़ारत उज़्मा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस ख़ानदान से बने हैं 5 मरतबा। 2 मरतबा छोटे भाई, 3 मरतबा बड़े भाई। इस ख़ानदान के इक़्तिदार का जो एक दौरानिया है, अगर आप लगभग अंदाज़ा लगाएं तो 35 साल पर मुहीत है कम से कम, यानी 3 दहाइयों से ज़्यादा ये ख़ानदान इक़्तिदार में है पाकिस्तान में किसी ना किसी सूरत में। और आज भी ये ख़ानदान कह रहा है कि अगर मेहनत करें तो इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो कितना पीछे छोड़ सकते हैं और कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? ये वो ख़ानदान है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक लंबा अरसा इक़्तिदार के मज़े लिए। इनकी अपनी दौलत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि ये दुनिया के कई मुल्कों के अंदर कारोबार कर सकते हैं। अभी मुबैना तौर पे चाइना में कारोबार फैलाने के लिए नवाज शरीफ ने चीन का दौरा भी किया है। इससे पहले ये यूरोप में भी कारोबार करते रहे हैं, गल्फ में भी कारोबार करते रहे हैं, पाकिस्तान में भी कारोबार करते रहे हैं, सऊदी अरब में भी कारोबार करते रहे हैं और दुनिया के कई मुल्कों में इनका कारोबार फैला हुआ है। और अब ये ख़ानदान अपने कारोबार को चाइना साइड पर भी फैलाने जा रहा है। मुबैना तौर पे मामला ये है कि खुद तो इन्होंने बहुत तरक्की की, लेकिन पाकिस्तान इनके अदवार में हमेशा नीचे गया और ये हमेशा एक मौका और मांगकर दोबारा इक़्तिदार में आते रहे। अब देखें इस वक्त का जो डाटा मैं आपके सामने रख देता हूं, जिस इंडिया को शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इंडिया और बांग्लादेश दोनों के साथ मैं मुवाजना कर देता हूं। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व हैं, यानी जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है जिसके ज़रिए से वो दुनिया से चीज़ें खरीद सकते हैं, वो 600 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं। 600 अरब अमरीकी डॉलर्स, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 8 अरब अमरीकी डॉलर्स फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो ये तो हो गया फ़र्क। अब ज़रा बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, मशरक़ी पाकिस्तान जो अलग हो गया था, जिसको उस वक्त हमारे सियासतदानों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल ही 2 टके के लोग थे और पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ था, वहाँ तो सैलाब आते रहते थे हर वक्त, हम तो उनको रोटी खिलाते रहते थे, वो तो बहुत ही गरीब गुरबा हैं। तो उनके जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 40 अरब डॉलर के करीब हैं। वैसे पिछले कुछ अरसे में 50 अरब डॉलर के करीब भी पहुँचे थे वो, लेकिन 40 अरब डॉलर के करीब है वो। 8 अरब हमारे, 40 अरब डॉलर जो है वो बांग्लादेश के और इंडिया के 600 अरब डॉलर्स। अब आ रहे GDP कि एक मुल्क टोटल क्या कुछ पैदा करता है, कितनी इनकम है जो वो मुल्क जनरेट करता है, यानी सर्विसेज भी हो गई, चीज़ें जो पैदा करता है, पैदावार कितनी है उस मुल्क की टोटल। तो इंडिया का जो GDP है वो
$3,417 अरब डॉलर्स है। 3,417 अरब डॉलर इंडिया, बांग्लादेश 460 अरब डॉलर और पाकिस्तान सिर्फ 374.7 अरब डॉलर। इतना बड़ा फर्क है इंडिया के साथ पाकिस्तान का। एक्सपोर्ट्स में आ जाए जी, इंडिया जो एक्सपोर्ट्स कर रहा है दुनिया के साथ, जो चीज़ें बाहर दुनिया को भेज रहा है बनाकर, इंडिया कमा रहा है उससे 765.6 अरब अमरीकी डॉलर्स, 765.6। पाकिस्तान सिर्फ 28 अरब डॉलर, अभी जो डाटा है 2023 का। और बांग्लादेश 43.55 अरब अमरीकी डॉलर्स। तो बांग्लादेश इसमें भी पाकिस्तान से आगे, हालांकि बांग्लादेश पुराना एक्सपोर्टर नहीं है, वो इस मैदान में नए आए हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। फी कस आमदन, यानी एक इंडियन जो है, इंडिया की तादाद आपको पता है, उनके लोगों की 1.25 अरब से ज्यादा की उनकी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। पाकिस्तान से लगभग 5-6 गुना उनकी आबादी है। तो उनका एक आदमी एवरेज जो पैसा कमाता है वो 2,612 अमरीकी डॉलर कमाता है। ये उसकी सालाना इनकम है, 2,612 अमरीकी डॉलर्स। और जो वो कमाता है बांग्लादेशी, हर आदमी जितनी इनकम कमाता है वो है जी 2,528 अमरीकी डॉलर्स। और पाकिस्तानी एक जो है वो एवरेज 1,471 अमरीकी डॉलर्स कमाता है। लगभग आप समझ लें कि आधे के करीब है जो पाकिस्तानी कमा रहे हैं इंडियंस और बांग्लादेशी के मुकाबलों में। ये जी पाकिस्तान का, और शहबाज शरीफ साहब बढ़ के मार रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना पर कैपिटा इनकम जो है फैमिली का, वो तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। अब अगर आप ये डाटा देख लें कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या है इस फैमिली ने, यानी इन्होंने हमेशा देखा दूसरे का मुंह लाल है ना, तो चपेड़े मार मार के अपना मुंह लाल किया। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, यानी वो मंसूबे जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने बनाए, ये उन मंसूबों को कमीशनों के चक्कर में मुबैना तौर पे पाकिस्तान के अंदर लाए और उन्होंने यहां पे लाके इंट्रोड्यूस किए। जिन मुल्कों के पास अरबों खरबों डॉलर्स पड़े हुए थे, वो मुल्क तो ऐसे मंसूबे बना सकते हैं जिनकी अवाम अमीर है, और वो उन मुल्कों से, इन मंसूबों से पैसे भी बना लेते हैं, या उनको इतनी ज़्यादा सयाहत आ जाती है कि वो उससे ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। लेकिन इन्होंने ऑरेंज ट्रेन, मेट्रोज, महंगे बिजली के मंसूबे, यानी इस किस्म की चीज़ें इन्होंने पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई, जो पैसा कमाने की बजाय हर महीने उनके अंदर पाकिस्तानी कौम अपने खून पैसे की कमाई उन मंसूबों के अंदर लगातार डालती चली जा रही है, और पाकिस्तान को अभी उन मंसूबों का कर्जा भी उतारना है। इनका जो अंदाज़े हुक्मरानी है वो भी बड़ा महंगा है। मैं बताता हूं कैसे। अंदाज़े हुक्मरानी ये है कि जब भी दौरे पे जाना है बेशुमार लोगों को साथ लेकर जाना है, जब भी दौरे पर जाना है दर्जनों लोग साथ जाएंगे। इक्तदार में जब भी आए लोगों को नवाज दिया। अभी शहबाज शरीफ ने आने के बाद 4 बोनस दे दिए वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ को, अरबों रुपया खर्च कर दिया बगैर किसी से पूछे। IMF ने भी उसके ऊपर कहा कि यह तो तरीका नहीं होना चाहिए एक ऐसे मुल्क का जो कर्जे ले रहा है। और हालात ये हैं कि जब, यानी आप लिटमस टेस्ट ले लेना कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा, उम्मीद करनी चाहिए, हमें इंडिया से आगे निकलना चाहिए। लेकिन क्या शहबाज शरीफ आगे निकाल सकते हैं? इसके लिए आपको देखना होगा कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी है क्या। 16 महीने इन्होंने एक चलती हुई हुकूमत के बाद जब इक़्तिदार संभाला, तो 16 महीने में इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जो मुल्क लगभग 5.5 से 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो 5.5% से लेकर 6% के बीच, 5.25% के आसपास या इससे ज़्यादा भी ग्रोथ रेट था इमरान खान के दौरे हुकूमत में। 2023 का ग्रोथ रेट क्या था पता है आपको? मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। 0.3% आप गूगल करके देख लें। तो 0.3% यानी 1%, आधा फीसद से भी कम इन्होंने पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कर दिया। ये तो इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दिलाई। पाकिस्तान के जो रिजर्व थे वो 16 अरब डॉलर के लगभग थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। एंड में आकर वो कुछ गिरे, और शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में आज IMF से पैसे लेने के बावजूद बमुश्किल जो पाकिस्तान के रिजर्व हैं वो 8 अरब डॉलर से कुछ ऊपर है, यानी वहां तक ये आज भी नहीं पहुंच सके। और हर चीज पाकिस्तान में दुगनी तिगनी महंगी कर दी है, लेकिन फिर भी ये मईशत को नहीं संभाल पाए। और खबरें पता क्या आ रही हैं, यानी इंडिया में तो ऐसी खबरें नहीं आ रही, बांग्लादेश में तो ऐसी खबरें नहीं आ रही, और यहां पे खबरें ये आ रही है कि हुकूमत
जो है वो नकद आमदन कर्ज की अदायगी के लिए भी पूरी नहीं हो पाएगी। हुकूमत की जो आमदन है वो कर्ज भी हम पूरा नहीं दे पा रहे, हमें सूद अदा करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है, और दिफा के लिए, सब्सिडीज़ के लिए, पेंशन के लिए, तनख्वाहों की अदायगी के लिए और हुकूमत चलाने के लिए अखराजात के लिए मज़ीद कर्जा लिया जाएगा। ये है जनाब मेहताब हैदर साहब की खबर कि 9 माह में मुल्क का मजमूई बजट खसारा 40 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। और शहबाज शरीफ साहब की आप बातें सुने, आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वही वाली मिसाल इनके ऊपर सादिक आती है। अभी IMF की नई तजावीज़ पर बिजली और गैस मजीद महंगी करने और पेंशनर्स पर टैक्स लगाने पर गौर शुरू कर दिया है हुकूमत ने। यानी IMF का 15 मई को आने वाला वफद पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के अहम निकात तय करेगा। ताहम इससे कबल IMF ने पाकिस्तान को नई तजावीज़ दी हैं, जिनमें बिजली महंगी की जाएगी, जिनमें गैस महंगी की जाएगी। याद रहे कि बिजली दुगनी तिगनी महंगी पहले ही हो चुकी है, गैस भी दुगनी से ज़्यादा महंगी हो चुकी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। 3 गुना 4 गुना तक लोगों को बिल आए गैस के, बिजली के बिल 3 गुना तक आए लोगों को। अच्छा, उसके बाद इनको मजीद महंगा किया जाएगा, जबकि जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन के ऊपर अपना घर चलाते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगाने और कई सरकारी इदारों को फरोख्त करने की तजावीज़ जो IMF ने दी है, अब उनके ऊपर काम शुरू होगा। अब इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और करना भी होगा उन्हें। देखिए, पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत दबाव है कि वो हुकूमत के अंदर शामिल हो जाए, और अब वो हुकूमत के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हुकूमत छोड़ के PMLN भाग जाए। वो चाहते हैं कि PMLN ये हुकूमत पूरी करे, और सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत पूरी करे, पंजाब में और वफाक में PMLN अपनी हुकूमत पूरी करे, और कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डीफेम किया जाए। पीपल्स पार्टी को अपनी बका इसमें नजर आती है। अब उन्होंने प्लान क्या किया, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने जितने भी आईनी और बड़े ओहदे हैं वो तो सारे ले लिए पाकिस्तान में। अब उनको कोई बड़े बड़े ओहदे, वजारतें तो उनको चाहिए नहीं, क्योंकि PMLN ने आम तरीन वजारत दिफा उनके पास है, वजारत खजाना उनके पास है, और उनके पास नहीं है बल्कि उन्हीं के पास है। वजारत दाखिला उनके पास है, उनके पास नहीं है बल्कि उन्हीं के पास है। इसके बाद जी वजारत खारजा भी उन्हीं के पास है। तो अहम तरीन वजारतें जो है वो सारी काबू पहले कर ली हैं, बाकी MQM ने काबू कर ली हैं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ टोकन टाइप के वजीर बीच में इंक्लूड करेंगे, यानी 1-2 वजीर जो है वो सिंध से आ जाएंगे, 1-2 जो है वो पंजाब से आ जाएंगे, 1-2 KP बलूचिस्तान से इधर उधर से आ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ करके सिर्फ एक पीपल्स पार्टी टोकन शमूलियत कर रही है कैबिनेट के अंदर, क्योंकि वो इस गंद को नहीं उठाना चाहते जो शहबाज शरीफ साहब फैला रहे हैं, और जो PMLN ने कर छोड़ा है वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्हें पता है कि लोग इनसे नफरत करेंगे और सारा मलबा इनके ऊपर गिरेगा, और पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि वो हुकूमत चले भी और हुकूमत को भागने भी ना दे, और हुकूमत का हिस्सा इस तरीके से बने कि हुकूमत की खराबियों का मलबा पीपल्स पार्टी के ऊपर ना पड़े। लेकिन याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। उन्होंने भी मैंडेट चोरी किया, PMLN ने भी मैंडेट चोरी किया, और MQM ने भी मैंडेट चोरी किया है। फजलुर रहमान साहब ने, अब ये मैंडेट चोरी की बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने एक बड़ा मुतालबा किया है। फजलुर रहमान साहब का कहना है कि जनाब इलेक्शन ही दोबारा कराएं। उन्होंने कहा हम इलेक्शन नताइज मुस्तरद करते हैं, फजलुर रहमान का दोबारा इंतखाबात करवाने का मुतालबा। उन्होंने कहा कि ये नताइज ठीक नहीं है और अवाम अब मैदान में आ चुकी है। मामला ये है कि ये इंतखाबात ठीक नहीं हुए, इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है, लिहाजा इंतखाबात ही अब दोबारा करवाए जाएं, इसके अलावा उनको कोई और रास्ता अब नज़र नहीं आ रहा। तो फजलुर रहमान साहब का ये स्टेटमेंट आ गया आपके सामने। नाज़रीन, ये जो गंदुम वाला स्कैंडल है ना, ये हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। निगरान हुकूमत और उनके जो मेहरबान हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये मामला शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कैबिनेट पे और PMLN पे पड़ जाए, लेकिन जो PMLN है वो ये चाह रही है कि ये सारा मामला जो है वो निगरानों के ऊपर पड़ जाए। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, ये तो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक आम किसान पिस गया है। हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर वाफर गंदुम मौजूद थी और किसान की फसल आने वाली थी। किसान की फसल आने के बाद हुकूमतों ने एक सरकारी रेट के ऊपर किसानों की गंदुम खरीदनी थी और उसको सरकारी स्टॉक के अंदर रखना था, और फिर जो बाकी गंदुम बचती किसान मार्केट में निकाल देते या अपने इस्तेमाल के लिए भी वो रख लेते हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल किसान का चल जाता है। हुकूमत ने क्या किया, कमीशन के चक्कर में मुबैना तौर पे बहुत बड़े पैमाने पर गंदुम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। ये जो गंदुम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी और उसके बाद लगातार इंपोर्ट होती चली गई,
तो हुआ यह कि पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा गंदम हो गई कि अब किसानों से गंदम खरीदी नहीं जा सकती। किसानों से जब हुकूमत गंदम नहीं खरीदी तो किसान बेचने के लिए मार्केट में जा रहा है। अब मार्केट के अंदर जो है वो जो मिडल मैन है वो किसान को चूना लगा रहे हैं और किसान को कोई भी गंदम का रेट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक चीज़ इतनी बड़ी मिकदार में मार्केट में मौजूद है, इस मुल्क में मौजूद है, तो उसको कोई क्यों खरीदेगा। उसकी शॉर्टेज ही नहीं हो रही, तो एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है। हम अपनी गंदम को बैरून मुल्क नहीं बेच सकते। मुझे याद है गालिबन ये ऑस्ट्रेलिया का मामला था एक दफ़ा कि बहुत ज़्यादा सरप्लस गंदम थी उनके पास, शायद ऑस्ट्रेलिया था या कोई और मुल्क था, लेकिन मुझे ये खबर अच्छी तरह याद है कि उनके पास जब गंदम ज़्यादा पैदा हो गई तो उन्होंने अपने किसानों से ख़रीदी ताकि किसानों को नुकसान ना हो, और फिर उन्होंने समंदर में डाली ताकि वहाँ पे मछलियाँ खाएं और मछलियों की अफजाइश जब ज़्यादा होगी तो वहाँ से वो आमदन कमा लेंगे। तो मुल्क जो है वो अपने लोगों को ऐसे भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि गंदम को उस वक्त इंपोर्ट किया गया जिस वक्त यहाँ पे वाफर मौजूद थी और हमारी फसल आने वाली थी। तो किसान को तो पूरी तरह PMLN की हुकूमत ने और निगरानों ने मिलकर तबाह कर दिया है। अनवारुल्लाह काकर ने ये जो जुमला बोला है ना कि अगर मैंने फार्म 47 की बात की तो तुम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, ये जुमला नहीं है, एतराफ़ जुर्म है। काकर ने एतराफ़ जुर्म किया है, उसने वो पोल खोल दिया है जो काम उसने किया बतौर निगरान वज़ीर आज़म। उसका ये काम था कि फार्म 45 और फार्म 47 दोनों आपस में मैच करते और साफ और शफाफ इंतखाबात होते, जिसका मैंडेट है उसकी हुकूमत बनती। लेकिन फार्म 47 का ताना देकर उसने एतराफ़ जुर्म किया कि आज फार्म 47 कुछ और है और फार्म 45 कुछ और है। तो अल्लाह अल हक है, हकीकत हमेशा सामने आ ही जाती है, कभी छुपी नहीं रहती। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।